गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आखिर हमारे पास 60 दिन बचे थे और 60 दिन में हम एक स्ट्रैटेजी लेकर पढ़ाई करना चाह रहे थे। तो मोटिवेशन मीटर आप लोगों को एक तरह का गाइडेंस बस प्रोवाइड करता है। और इस सीरीज़ में मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स का सेक्शन लिया था, उस सेक्शन में जो स्पेशली पॉलिटी का सेक्शन है, जो वन ऑफ द 7 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसमें पॉलिटी का जो सेक्शन था, अगर आप उसका प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप कहीं से भी, मैंने कहा था एक करंट अफेयर्स की बुक आप ले सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर विज़न आईएएस की बुक ली है, आप इस बुक को देख सकते हैं। ये विज़न आईएएस की पॉलिटी बुक है। ये विज़न आईएएस की PT 365, आप विज़न आईएएस ने फ्री रिसोर्स मटेरियल में इसे डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और ये PT 365 है। तो इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको क्या कौन कौन सी इश्यूज़ है जहाँ पर आप ध्यान देंगे। और सॉरी, मैं इस बार काफ़ी दिनों के बाद फिर से वापस आया सेकंड वीडियो लेकर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोविड काफ़ी फैला हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोग सब थोड़े ना थोड़े रूप में अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस कारण मैं आपके लिए कंटिन्यूटी में वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए सॉरी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये इस PT 365 में इन्होंने डिफरेंट सेक्शन बांट रखा है। तो यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं इश्यू रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसमें सबसे पहला जो इश्यू इन्होंने डिस्कस करा है वो है बेसिक स्ट्रक्चर से। तो जो भी बिगनर्स हैं, अगर आप अपीयर कर रहे हैं इस बार प्रीलिम्स में, तो मुझे नहीं लगता कि आप बिगनर्स होंगे, क्योंकि आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी होगी। बट फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है, एक फीचर है जिसमें हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। वह जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के कोर में है, वह बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रन करता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर टर्म कहाँ से आई? तो जैसा कि लिख रखा है कि केशवानंद भारती जो केस थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की एक सुप्रीम कोर्ट में केस थी, और उस केस के जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को कोट किया गया। आप इसमें जरा सा देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, विजन आईएएस ने बड़े अच्छे तरीके से इसे बनाया है। तो आप देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट है जिसमें कोर्ट ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और भले ही पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, बट कितनी भी अमेंड की जाए बट उस बेसिक प्रिंसिपल्स को हटाई नहीं जा सकती। जैसे कि आप देख पाएंगे, फिर विथ कोर्स ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी बेसिक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया, जैसे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, जैसे आप देखिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरह विथ टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, कैसे हम लोग इस बेसिक स्ट्रक्चर फीचर पे आए? ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिख रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बट ऐसा कैसे हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देख पाएंगे कि हम लोगों का पावर जो है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी जो पॉलिटी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तीनों में हम लोग एक चेक एंड बैलेंस होता है, और तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 368 के अंदर है, आप यहाँ देखेंगे, ये तुमने एक्सप्लेन करा होगा, इसमें लिखा होगा आर्टिकल 368, यहाँ लिख रखा है। तो आर्टिकल 368 में ये पावर है कि पार्लियामेंट अमेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस पावर के अंदर में पार्लियामेंट ने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस तरह बहुत सारा अमेंडमेंट करा। तो उस अमेंडमेंट की जब जुडिशियल रिव्यू हुई, जब वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो वहाँ कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये जो अमेंडमेंट है ये सही है, मतलब ये कंसीडर किया जा सकता है, और पार्लियामेंट के पावर है अमेंड करने की। अब जो कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से आती है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप लक्ष्मीकांत की बुक में जाएंगे तो आप वहाँ पर देख पाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ भी बात कर रखा है। और इसमें अगर आप जाएंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो इसमें आप देखिए कि अंडर आर्टिकल 368 इसमें प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें दे रखा है कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर।
तो इसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि आप इस प्रोसीजर के थ्रू अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ अमेंडमेंट, ये जो आप देख रहे हैं, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो तीन तरह के सिंपल मेजोरिटी से भी, स्पेशल मेजोरिटी से भी होते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के इश्यूज़ हैं। तो अगर आप इसमें फिर ये देखें कि ये जो अमेंडमेंट में अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट करते हैं, और इसको हम लोग फिर कंपेयर करें अगर आर्टिकल 13 के साथ जो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो चलिए फंडामेंटल राइट पे एक बार जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में इसमें ये दे रखा है यहाँ पर आर्टिकल 13 के बारे में। जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में डिफाइन किया है कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेगा स्टेट के अंदर। उसी तरह आर्टिकल 13 में आप जाएंगे तो लिखता है आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। तो प्रश्न यहीं पर आया था कि जो भी आर्टिकल 368 के अंदर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या वो ये लॉ है? ये जो लॉ की बात हो रही है, क्या ये वाली लॉ वही लॉ है? यही बात आ गई थी कि अगर इस लॉ के अंदर वो इंक्लूड करता है तो फिर आर्टिकल 368 भी इसे अमेंड कर, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर पाएगा। तो इसी के ऊपर जुडिशियल रिव्यू हुआ था, और जुडिशियल रिव्यू होने के बाद फिर कोर्ट में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिया। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 1961 का केस यहाँ लिखा हुआ है, शंकरी प्रहलाद केस और सज्जन सिंह केस 1965। तो इसमें पार्लियामेंट कोर्ट ने यह माना कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, और कोर्ट ने माना कि अंडर आर्टिकल 368 जो लॉज हैं वो वाली लॉज नहीं है। मतलब वो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है वो ये लॉ नहीं होंगी, उसके अंदर ये लॉज नहीं आएंगी। ठीक है। गोलकनाथ केस में जबकि 1967 में कोर्ट ने फिर से रिवर्स लिया और उसने कहा कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट, दैट्स वाई फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। यहाँ पर अचानक एक प्रश्न आ गया 1967 में कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और बहुत सारे केसेस गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर ये सारे चीज़ों के मद्देनज़र फिर 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट का, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो वायलेट ना हो। तो ये इसलिए यहाँ पर केशवानंद भारती की जो केस आई थी, यहाँ पर जो जजमेंट आया उसी जजमेंट के अंदर हम लोग आज तक हैं। तो मैं आप लोगों को बस ये ध्यान देना चाहूँगा कि आप भले ही प्रीलिम्स देने वाले हैं, बट ये जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे मिनर्वा मिल्स केस, एसआर बोमाई केस, आईआर कोयलो केस, इस पर तो मेरे से क्वेश्चन भी आया था आईआर कोयलो केस के ऊपर, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जितने भी ये 3 जो केसेस हैं, ठीक है। इस संबंध में मैं आपको और भी एक जगह दिखाना चाहूँगा कि आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि इंपॉर्टेंट केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू यूपीएससी, उसमें आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगे। तो आप देखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो बैजूज़ क्लासेस जो है वो ये डाल रखा है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जैसे इसमें आप देखेंगे एक गोपालन की केस है, शंकरी प्रसाद केस 1951 ये यहाँ है, बेरुबारी केस, गोलकनाथ केसेस, केशवानंद भारती केसेस, है ना। उसके बाद फिर जैसे ये भी मिनर्वा मिल्स के केस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फिर से जस्टिफाई किया था। उसमें कोर्ट ने फिर से उसको, एक दिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो ये सारे केसेस हैं उसके ऊपर कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। देखो साबानो की केसेस है, उसके बाद ये इंदिरा सोनी का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बोमाई केस इंपॉर्टेंट है, विशाखा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप देख सकते हो लिली थॉमस का आईआर कोयलो स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और फिर देखो ये ट्रिपल तलाक, ये लेटेस्ट अभी आया है ना, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी केस राइट टू प्राइवेसी के अंदर आया था। तो ये सब आपको देखना है। तो मेरा ये उद्देश्य था आपको ये बताना कि जैसे ये टॉपिक आप पढ़ेंगे अगर बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही
मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक कहिए कि पॉलिटी का वन ऑफ द पिलर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 368 को, सबको कोऑर्डिनेट करता है एक साथ। बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं कोर्ट केस के ऊपर, इसलिए इसमें आपको समय लगा। और ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आप ध्यान देंगे। अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आप और भी ध्यान देने की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो और आप एक बार देखिए खुद से पढ़ के, इसे 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, सेक्शन 2 सेक्शन 3 कैसे उसको हटाया, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये सब इसको आप देखिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट आई थिंक कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद देखो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में इस आर्टिकल ने इंडिया और यूएसए में कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं उसके प्रोसेस को बताया है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास आपको ध्यान, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी इंपॉर्टेंट तो है बट मतलब उतना कुछ ट्रिकी नहीं है। इसमें बस एक जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आप देखो कि इंडिया में जब भी होगा, इंडिया में आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसको इनिशिएट कर सकता है। एक हाउस अगर इम्पीचमेंट को इनिशिएट करता है तो दूसरा हाउस उसको क्या करता है, दूसरा हाउस उस केस को हर्ड करता है और इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होता है दूसरा हाउस। तो इसमें प्रोसीजर यहाँ लिखा है, बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पास होगा 2/3 मेजोरिटी ऑफ द, देखो यहाँ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, ये टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब हाउस की जो करंट मेंबरशिप होगी उस मेंबरशिप का 2/3 होना चाहिए, है ना, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल है। अच्छा, आप इसमें देखेंगे अभी ट्रम्प जो है उनके लिए अभी इम्पीचमेंट आई थी यूएसए में, तो आप देखते होंगे कि आराम से पास हो जाती है इम्पीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। बट वहाँ पर क्या है फिर हाउस ऑफ, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होने के लिए जो लोअर हाउस में है उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बट उनके जो सीनेट में पास होने के लिए वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द सीनेट वोट चाहिए। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ आइदर हाउस जिसमें प्रेजेंट किया जाएगा, पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए। यहाँ वो नहीं है प्रेजेंट इन वोटिंग और ये सब वाली बात, यहाँ है टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, चाहे कि कम लोग भी बैठें बट ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो टोटल मेंबरशिप पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, देखो गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स। आप आराम से लक्ष्मीकांत की बुक में जाएंगे, उसमें गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों का सारा एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर जिसके अंदर ऑर्डिनेंस वगैरह आता है वो सब, और फिर बहुत सारा जुडिशियल पावर सब डिस्कस करेगा। तो उसी में एक है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। आप पॉलिटी की बुक में जाओ लक्ष्मीकांत की, उसमें आपको सारा डिटेल दिया रहेगा। तो बात क्या है इसमें, देखो ध्यान क्या करो, जनरली गवर्नर जो है स्टेट लॉज के ऊपर अपने पावर को एक्सरसाइज करता है, जुडिशियल पावर्स को। प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल लॉ के ऊपर करता है। अगर मान लो आपको कोई कन्विक्शन सेंट्रल लॉज के लिए हुआ है तो आप प्रेसिडेंट आपके लिए करेगा, और कोई स्टेट लॉज के लिए हुआ है तो गवर्नर आपके लिए करेगा। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि दोनों में कुछ चीज़ जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। जैसे क्या है, इसमें कहता है कि जो डेथ सेंटेंस है, सेंटेंस अगर डेथ की है तो उसको पार्डन करने का पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है। और कोर्ट मार्शल के ऊपर अगर आपको पनिशमेंट मिली है तो वो भी सिर्फ पार्डन जो है वो प्रेसिडेंट का। ध्यान रखिएगा, ये है लिखा है ग्रांट पार्डन, बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे पार्डन है, जैसे कॉम्यूटेशन है, रिमिशन है, रिस्पाइट है, रिप्राइव है, ये पांचों को भी ध्यान दे देना कि इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे पार्डन है मतलब माफ़ी कर देना पूरा, कम्यूटेशन है मतलब एक फॉर्म ऑफ को दूसरे लाइटर फॉर्म सब्स्टिट्यूट करना। मान लो आपको डेथ सेंटेंस है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको कम कर दिया, 10 ईयर्स के लिए कर दिया, ऐसा टाइप। रिमिशन देखो, पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर, उसको पीरियड को रिड्यूस कर 7 साल से 4 साल कर दिया, इस टाइप का। रिस्पाइट में मान लो कि कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, जबकि कोई लेडी है, प्रेगनेंसी है, तो उनको एक लेसर सेंटेंस देना है, इस तरह के कंडीशंस के अंदर। और रिप्राइव में करते हैं कि टेम्पररी पीरियड के लिए एक्सक्यूशन को आप स्टे करते हो, बस आप एक्सक्यूशन को स्टे करते हो टेम्पररी पीरियड के लिए, उसको रिप्राइव देते हो, है ना। तो ये जो पांचों चीज़ है इसमें आप देखिए इंपॉर्टेंट पार्डन पे जब बात आती है तो पार्डनिंग पावर जो है, स्पेशली अगर डेथ सेंटेंस है, चाहे वो स्टेट लॉज के लिए हो या सेंट्रल लॉज के लिए, पार्डनिंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ये देखो, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान इसको रखना। तो आपको इस तरह एनालिटिकल वे में सोचने की ज़रूरत है, तब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को भी ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। तो इस पर ध्यान दो। दूसरा, कोर्ट मार्शल सिर्फ यही करेगा, और अगर कोई भी पनिशमेंट सेंटेंस जो है यूनियन लॉ के लिए है तो वही करेगा। ये दो, अगर स्टेट लॉज के अगेंस्ट में भी अगर डेथ मिला हो तो भी प्रेसिडेंट ही करेगा।
तो अब क्या बात आती है, तो पार्डन के अलावा ये जो कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव है, ये हो सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इन सभी के लिए पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास दी हुई होती है ना। तो इस तरह आपका ये टॉपिक भी ओवर हो जाता है। ठीक है, आगे फिर डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।